शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वायुसेना के 2 लड़ाकू आधुनिक विमान हादसे का शिकार हो गए हैं और ग्वालियर से उड़ान भरने के कुछ ही देर में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास गिरा तो दूसरा राजस्थान के भरतपुर में उसका मलबा मिला। 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दोनों को चोट आई है और वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बाबत आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया है और सीडीएस समेत इंडियन एयरफोर्स के संपर्क में अधिकारियों से बातचीत की है। दूसरा विमान राजस्थान के भरतपुर में और पहला विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में क्रैश हुआ। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से ही उड़ान भरी थी और 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। ग्वालियर से उड़ान, मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त और भरतपुर में भी मलबा मिला है दूसरे विमान का। वहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए, लेकिन तब तक विमान जलकर खाक हो चुका था। लेकिन राहत की बात यह कि हमारे जो 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से रवीश पाल सिंह और वहीं देव अंकुर की बात करें तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रवीश, पहले आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास क्या जानकारी है? मुरैना में जो हादसा हुआ उससे जुड़े अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है? इंडियन एयरफोर्स ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है? और जितनी भी जानकारी है आप दर्शकों को साझा करें। बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले बताएं क्योंकि मुरैना का हादसा कुछ ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे 2 विमान बताए जा रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। एक सुखोई 30 MKI है और दूसरा जो है वो मिराज 2000 विमान है। दोनों फाइटर प्लेन थे। बताया जा रहा है कि अभी भले ही आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये मिड एयर कोलिजन है, क्योंकि इसमें जो सुखोई 30 MKI में 2 पायलट सवार थे, वो टकराने के बाद जो है बताया जा रहा है कि जब विमान जमीन से टकरा उससे पहले ही सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करके इस प्लेन से बाहर आगे निकल गए थे। वो नीचे गिरे, चट्टानों पे गिरे तो उन्हें चोटें जरूर आई, लेकिन एयरलिफ्ट कर समय से उन्हें अस्पताल रवाना कर दिया गया एयरलिफ्ट करके, तो वो फिलहाल खतरे से बाहर है। ये राहत की एक बड़ी खबर है देश के जवानों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मिराज जो विमान था उसमें जो पायलट सवार थे उनका अब तक पता नहीं लग पाया है और उनकी खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। ग्वालियर से बाकायदा एयरफोर्स की टीम जो है और सेना की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और प्रयागराज से भी वायुसेना और सेना के जो बड़े अफसर हैं वो घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश एयरफोर्स पहले ही दे चुकी है। रक्षा मंत्री भी लगातार जो एयर चीफ के प्रमुख एयर चीफ हैं उनसे वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है उसके मुताबिक गांव वालों ने सुबह एक विमान को गिरते हुए देखा। बिल्कुल रवीश, आप बने रहे। हम एनिमेशन के जरिए दर्शकों को यह जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं किस तरह से ग्वालियर एयरबेस से इन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी गरज धमक के साथ। और देखिए, भरतपुर राजस्थान में लड़ाकू विमान गिरा, उसके पहले ये मुरैना में भी गिरा और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये 2 हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश हो गए। 2 पायलट इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो कि देख करके वो पैराशूट के सहारे नीचे उतरे। हालांकि चोटिल जरूर हैं। ये ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं अब राजस्थान का रुख करते हैं। भरतपुर में क्या अभी हलचल है, वहां से क्या इंफॉर्मेशन है? देव अंकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देव अंकुर, भरतपुर से क्या जानकारी मिल रही है? ये दुखद विमान हादसा, लेकिन भरतपुर में अभी क्या इंफॉर्मेशन है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है? बहुत दुखद आशुतोष, जिस तरह से विमान हादसे की जो सूचना है वो अभी तक हमारे पास पहुंची है, उसके मुताबिक आज सुबह भरतपुर का उज्जैन इलाका है जहां पर इस विमान का जो मलबा है वो जो पाया गया। जब वहां पर विमान गिरा तो आसपास के गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए और तलाश की गई कि पायलट कहां पर है। तो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी हमें अभी तक मिली है वो ये है कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद हादसा है, पर पायलट जो है वो अपने आप को इजेक्ट करने में सक्षम साबित हुए। प्लेन जब डेब्री जो है जब जमीन में, क्योंकि मिड एयर कोलिजन बताया जा रहा है, हवा में ही टकराव होने के कारण जो दोनों विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। पर जिस तरह से दोनों ही पायलट्स का बताया जा रहा है कि वो इजेक्ट करने में सफल साबित हुए और कोशिश की जा रही है प्रशासन। यहां पर जो भरतपुर में प्लेन क्रैश हुआ, जेट क्रैश हुआ, वो सुखोई है या फिर मिराज? कोई जानकारी? जी आशुतोष, अभी तक की जो जानकारी, क्योंकि मैंने खुद कलेक्टर आलोक रंजन से बात की है, उनका एक फोन इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने कहा है कि जो डेब्री हमें मिली है, अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा है उसमें पता लगाया जाए कि कोई भी जान की हानि तो नहीं हुई है। तो जो प्राथमिक कोशिशें थी प्रशासन की तरफ से
और जो वहां पर डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके थे। पास में एक डिफेंस यूनिट है भरतपुर में जहां पर ये हादसा हुआ है उसके पास में, और वहीं से जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और इंक्वायरी जो है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि पायलट जो है वो इजेक्ट करने में सफल साबित हुए थे। तो प्रशासन इस चेष्टा में जुटा हुआ था कि किसी तरह से पायलट को ढूंढा जाए। जहां तक आपने पूछा कि ये मिराज है या सुखोई 30 आई है, उसके बारे में पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि हमारे पास जो प्राथमिक सूचना है उसके मुताबिक ये मिराज बताया जा रहा है, पर प्रशासन ना तो इसको कंफर्म कर रहा है। वहां के जो पायलट थे क्या वहां पर सुरक्षित है, जो दो आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? देखिए आशुतोष, वहां पर जो जानकारी मिली है अभी तक, जो पायलट हैं वो बताया जा रहा है कि सुरक्षित हैं, अपने आप को इजेक्ट करने में सक्षम। रवीश के पास जाते हैं। रवीश, आप कह रहे हैं कि दो विमान जो है मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुए, मलबा उनका वहां पर भी पड़ा है क्या? मलबा वहां भी बिखरा है, यानी मुरैना में और भरतपुर में भी गया है? अगर ऐसा है तो लगभग 112 किलोमीटर की दूरी होती है भरतपुर और मुरैना के बीच, यानी लगभग सवा घंटा। तो ये मलबा मुरैना से फैलते हुए, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत होती है, 2000 से ज्यादा इसकी रफ्तार से ये उड़ता है, तो जाहिर सी बात है बहुत मलबा फैला होगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे हम जानना चाहें कि सुखोई की जानकारी मिल रही है या फिर मिराज की मुरैना में, या दोनों की? बिल्कुल आशुतोष, आपको बताएं कि जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस बात की जानकारी दी है कि ये जो घटना हुई है ये मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में हुई है। ये राजस्थान की तरफ जो हिस्सा जाता है मुरैना जिले का लगता हुआ, वहां पर ये दुर्घटना हुई है। और क्योंकि ये जो मलबा गिरा है इस पर अब तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि ये सुखोई का है या मिराज का, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ये जरूर कहा है, और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जो दो पायलट विमान से गिरे, इजेक्ट होकर के नीचे आए थे, उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। वो दोनों सुरक्षित हैं। वो घायल जरूर हुए थे क्योंकि नीचे चट्टानी इलाका था, पत्थरों पे वो गिरे थे, तो वो घायल जरूर हुए, लेकिन उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया एयरलिफ्ट करके। अब ये एयरफोर्स को बताना है कि, क्योंकि देखिए टेक्निकल हिसाब से अगर देखा जाए तो सुखोई में 2 पायलट आते हैं, मिराज में 1 पायलट आता है। मिराज की जब हम बात करते हैं तो उसकी अधिकतम रफ्तार करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, 2100 के करीब 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है सुखोई की। तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि अगर ये मिड एयर कोलिजन है तब भी मलबा जो है वो हो सकता है एक बड़े क्षेत्र में फैला होगा। 112 किलोमीटर तक मलबा फैले ये तो मुमकिन है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि आखिरकार ये जो दुर्घटना हुई है इसमें मिराज कहां गया है। एक और सवाल, टोटल जो पायलट्स थे सुखोई और मिराज, क्या 3 थे या 4? लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिराज के अंदर 1, सुखोई में 2, यानी 3 पायलट्स होंगे, और 2 सुरक्षित अगर भरतपुर में उतरते हैं तो एक जो हमारे पायलट हैं मुरैना में, उनके बारे में क्या अपडेट है? और आप भी कह रहे हैं कि वहां सुरक्षित है। देखिए जो बयान अभी तक आया है प्रशासन की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से भी आया है, अभी जो इनिशियल जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात भी कही गई है उसमें भी एयरफोर्स ने यही बताया है कि कुल 3 पायलट थे। सुखोई के जो 2 पायलट थे वो रिकवर कर लिए गए हैं, वो सुरक्षित हैं, घायल जरूर हैं लेकिन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो तीसरे पायलट है उनकी तलाश की जा रही है। जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ है तीसरे पायलट को, जो कि मिराज बताया जा रहा है, संभावना इसी चीज की है, तो उनकी तलाश की जा रही है। वो अब तक सामने नहीं है, वो कहीं मिले नहीं अभी तक, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बेहद दुर्गम इलाके में हुई है। जिला मुख्यालय से काफी दूर ये पहाड़गढ़ का इलाका पड़ता है मुरैना जिले में, जहां पे घटना हुई है। रवीश, आप हमारे साथ बने रहें, देवअंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंजीत नेगी भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट हासिल करते हैं। मंजीत, आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? यह भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है, भी संभावना है, कंफर्म नहीं है, ये तो इंडियन एयरफोर्स को ही बताना है, क्या ये मिड एयर दोनों विमान आपस में टकराए थे फिर या अलग अलग ये दुर्घटनाग्रस्त हुए? मंजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? मंजीत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, मंजीत को हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी समस्या की वजह से। देवअंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये रेस्क्यू की तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा दें। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी वहां पर पहुंच गए और किस तरह से ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीरें आई हुई हैं। हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, हेलीकॉप्टर वहीं मौके पर उतारा गया। आनन फानन में तुरंत अधिकारियों ने वहां पर हाई लेवल, चूंकि खुद रक्षा मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं,
इस घटना की। रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पे तमाम रेस्क्यू टीम वहां पर मोर्चा संभाला उन्होंने, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है उनके साथ, और ले जाते हुए पायलट को हेलीकॉप्टर के अंदर। और ये तस्वीरें देखें। लेकिन दो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, एक सुखोई 30i और एक मिराज 2000। और जानकारी मिल रही है कि मुरैना में ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी तक इंफॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स आगे साझा करेगी, इंतजार बस उस पल का है, क्या ये मिड एयर क्रैश है या फिर अलग अलग ये दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन रात की बात ये, जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दो जो पायलट्स हैं, देश के एसेट होते हैं पायलट, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन एक की अभी तलाश जारी है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दर्शकों को बताएं, क्या कुछ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है और क्या आपके पास जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? आशुतोष, फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि एक पायलट की इस दुर्घटना में मौत हुई है और दो पायलट फिलहाल सुरक्षित निकाले गए हैं। वो मिड एयर, और जहां तक दोनों दुर्घटना के प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, ये माना जा रहा है कि दोनों आपस में टकराने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई है। दोनों ने सुबह 9 बजे के आसपास, बिल्कुल मिड एयर क्रैश की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है उसके बाद ही, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई है उसके बाद ही इसकी पुख्ता डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये मिड एयर क्रैश के तौर पर दोनों जो लड़ाकू विमान है उन्होंने एक प्रैक्टिस के तहत, एक ट्रेनिंग उड़ान के तहत दोनों ने 7 उड़ान भरी और उड़ान भरने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही दोनों मिड एयर क्रैश आपस में टकराने की वजह से दुर्घटना हुई। और एक सुखोई जो विमान है वो मुरैना में जाकर गिरा है, उसका मलबा, और भरतपुर में जो मिराज 2000 है वो गिरा है। मिराज जो लड़ाकू विमान है उसके पायलट की इस दुर्घटना में मौत की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, दर्शकों को यह जानकारी दे दे, बड़ी खबर है, हवा में विमान ये टकरा गए और ये इनका जोरदार टक्कर, यानी मिराज 2000 जो सुखोई 30i विमान आपस में टकराए, ये प्लेन क्रैश हुआ, जेट क्रैश हुआ। उसके बाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरह से मंजीत नेगी और हमारे संवाददाता यहां पर जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक पायलट हमारे शहीद हो गए हैं और 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, उपचार के लिए उनको भेजा गया है। और इस बाबत रक्षा मंत्री की भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। और इस बीच बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम, जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री अपने हिंदू राष्ट्र वाले मिशन को लेकर आगे बढ़ चले हैं और इसी कड़ी में वो उत्तराखंड पहुंचे और साधु संतों को अपने समागम का न्योता दिया, मुलाकात की। वहां उन्हें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का साथ मिला और उत्तराखंड पहुंचने के बाद बाबा ने अपना वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें सनातन पर सवाल उठाने वालों को चेतावनी भी दे डाली। और तेज मार लगाओ, और तेज मारो, इसे लाल कर दो, मार मार। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ओम। हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है, तो क्या हिंदू राष्ट्र पर मंथन शुरू हो गया? क्या सनातन के नाम पर बनने लगी रणनीति? उत्तराखंड पहुंचे बाबा, साधु संतों को निमंत्रण। सुर्खियों में आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड की पावन धरती पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मंशा फिर से जाहिर कर दी। दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। इरादा बिल्कुल साफ है। बाबा कहते हैं अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनकी चाहत तो ये भी है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाए। अपने इन्हीं मकसद के साथ
बाबा साधु संतों को न्योता देने देवभूमि पहुंचे। उनकी एक मुलाकात पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी हुई। हरिद्वार के कनखल में दिव्य योग मंदिर जाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मुद्दों पर आचार्य बालकृष्ण से बात की। विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है, तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतरीन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात। जैसे उन्होंने कहा मुझे आप सहयोग दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा हिंदुस्तान को। हम लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात है। मन की बात जानकर पर्ची पर उतार देने वाले बागेश्वर धाम के बाबा कई विवादों में घिरे। फर्जी दावे के आरोप लगे, अंधविश्वास फैलाने के इल्जाम लगे। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, उठा उठा फेंक इसके। भावनाएं भड़काने के सवाल भी उठे, लेकिन परवाह किए बिना बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। अब वो साधु संतों के साथ समागम कर सनातन का झंडा बुलंद करने की अपील कर रहे हैं, वो भी अपने अंदाज और पूरी हनक के साथ। उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा कायदे के हिसाब से फायदा गिना रहे हैं। बाबा बेबाक हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। कुछ लोग तो भगवान राम के समय भी थे, कुछ लोग तो भगवान कृष्ण के समय भी थे, कुछ लोगों ने तो भगवान राम को भी स्वीकार नहीं किया, तो हमारी बात को कब स्वीकार करेंगे? हम तो काम हैं। और अगर कोई अपने बाप को बाप नहीं कहता तो इस पर बाप की कोई गलती नहीं है, उस पुत्र की गलती है जो निकम्मा है। ऐसे बयानों से बाबा ने अपने मन की बात कह दी है, इरादे बता दिए हैं। अब उत्तराखंड की भूमि पर जाकर साधु संतों को न्योता देकर समागम के लिए आमंत्रित कर बता दिया है कि उन्हें विवादों की परवाह नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर भी चुनौती मिली थी। वहां कुदरत का प्रकोप है, सैकड़ों घरों में दरार आई है, जमीन धंस रही है। उसी आफत को लेकर शंकराचार्य ने बाबा को जोशीमठ में चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी, लेकिन उत्तराखंड पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में जोशीमठ का जिक्र नहीं किया, सिर्फ सवाल उठाने वालों को चुनौती भर दी। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा ने सनातन धर्म का झंडा गाड़े रहने के साथ ही कायदे की बात भी बता दी। अब कायदा कौन सा और फायदे कैसे और किसका, इसका जवाब तो धीरेन्द्र शास्त्री ही दे सकते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और रायपुर से सुमी राजपन के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी ने कल दुनिया के 155 देशों में कुल 38,80,000 से ज्यादा विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा पर चर्चा की। पीएम ने इस चर्चा के दौरान सफलता के कई बड़े मंत्र दिए, लेकिन इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयान ऐसे थे जो देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए मेल खाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बच्चों को परीक्षा का मंत्र देते हैं। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले पीएम मोदी परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों और उनके अभिभावकों को परीक्षा से जुड़े हर पहलू पर विशेष चर्चा किया करते हैं। भारत के होनहारों के बीच पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम अब इतना मशहूर हो चुका है कि 155 देशों से करीब 39 लाख परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी की मास्टर क्लास में बच्चों ने जो सवाल किए और पीएम ने जो जवाब दिए, उसके बड़े राजनीतिक मायने भी निकाले गए। गुजरात, चंडीगढ़ और सिक्किम के बच्चों ने पीएम मोदी से मीडिया में आलोचना वाला एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ डाला। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए
आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। पीएम मोदी ने घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन 2002 के दंगों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया में लगातार आलोचना होती रही। प्रोपेगेंडा के स्तर तक आलोचना हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्थापित संवैधानिक तरीकों से उन आलोचनाओं की अग्नि परीक्षा पास की। यहाँ तक कि गुजरात से दिल्ली आने के पहले भी नरेंद्र मोदी ने उपवास करके शुद्धि यज्ञ किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है लेकिन आपको गुस्सा आता है। तू कौन होता है? आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। देखते होंगे प्रधानमंत्री बच्चों को आलोचना और टोका टाकी का फर्क समझा रहे थे और जीवन में परीक्षा के मकसद और नतीजों पर महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जो आज के देश के राजनीतिक माहौल से मेल खाता था। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। अगर परिवार के लोगों के आपसे से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। दरअसल इन दिनों देश के विद्यार्थियों ने कैंपस में नया कोहराम मचा रखा है। विदेशी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। सत्ता के लिए ऐसे हालात भी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था वो देश आज दुनिया में चमक रहा है। दोस्तों, विद्यार्थियों के बीच पीएम मोदी की मास्टर क्लास में और भी कई मंत्र दिए, जिसमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से लेकर जीवन में नकल और असल का महत्व तक शामिल है। अब सियासी चर्चा ये है कि बच्चों से बातचीत के बहाने पीएम मोदी ने देश के मौजूदा हालात से लेकर उनके विद्यार्थियों की कोशिशों तक का जवाब दे दिया है। आज तक ब्यूरो।